महेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी प्रमिला के कमरे में झांक कर देखा। अंदर पास पड़ोस की 5-6 महिलाएं बैठी थीं। वे न केवल प्रमिला का हालचाल पूछने आई थीं बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थीं कि उसकी दिलजोई होती रहे। जब से प्रमिला फालिज की शिकार हुई थी, मोहल्ले के जान पहचान वालों ने अपना ये रोज का क्रम बना लिया था कि 2-4 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में महेंद्र सिंह के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर प्रमिला के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थीं। वे लोग प्रमिला एवं महेंद्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते थे। महेंद्र को पिछले 3-4 महीनों के दौरान उसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ा था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी जरूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते थे मानो वे उस घर के ही लोग हों। उस समय भी 2 औरतें प्रमिला की सेवाठल में लगी थीं। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भरकर प्रमिला के सुन्न अंगों का सिक किया जा सके। दूसरी औरत प्रमिला के सुन्न हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि पुट्ठों की अकड़न व पीड़ा कम हो। कमरे में झांकने से पहले महेंद्र सिंह ने सुना था कि प्रमिला वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना, मेरा गौरव मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़े ही होता है। माँ का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी ये दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा। तुरंत मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। महेंद्र के कमरे में घुसते ही वहां मौन छा गया था। कोई महिला दबी जबान से बोली थी, चलो खिसको यहाँ से निठल्लियो, मुंशी जी चाची से कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहां बैठी स्त्रियां उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। महेंद्र ऐनक ठीक करता हुआ प्रमिला के पलंग के समीप पहुंचा। उसने बिस्तर पर लेटी हुई प्रमिला को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पक्षाघात का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। महेंद्र प्रमिला से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, प्रमिला ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया था और बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, ये देखो, अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत दे सकती हूँ। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी। और टांग, ये तो बिल्कुल पथरा गई है। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूंगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो, 3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है। तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपए और तुम्हारे 6 तोले की कंगन और चूड़ियां बची हैं। हाँ, प्रमिला ने लंबी सांस ली, तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया गौरव और उसके बच्चों के लिए ये घर बनाने में लगा चुके थे। पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे। फिर मेरा गौरव रुपयों का ढेर। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। महेंद्र बाहर जाते हुए बोला, तुम इंतजार कर लो अपने बेटे का। मैं बिहारी के पास जा रहा हूँ, कंपाउंडर की नौकरी के लिए। तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा। प्रमिला चिढ़कर बोली, आने दो गौरव को, 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी। आने तो दे। महेंद्र बाहर निकलकर जोर से बोला, लो, सलमा बाजी और उनकी बहुएं आ गई हैं तुम्हारी सेवा को। होनहर तुम जाओ, मेरी सेवा करने वाले बहुत हैं यहाँ। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी थी तो मैं इन सब के घरों पर जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा में भी नहीं मिलता था। हाँ, प्रमिला भाभी, सलमा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर आदाब किया और प्रमिला की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज्यादा मुंशी जी को मजा आता था दूसरों की खिदमत में। अपनी दवाओं की दुकान लुटा दी दीन दुखियों की सेवा में। डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहती थी गौरव हजारों रुपया महीना कमाता है, अब मुझे दुकान की क्या जरूरत है। बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन हैं। ठीक कहती हो बाजी, प्रमिला का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी। कैसा सुखी परिवार था हमारा। कभी महेंद्र और प्रमिला का परिवार बहुत सुखी था। दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहां आज शानदार गौरव निवास खड़ा है, वहां कभी 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर था। महेंद्र का परिवार छोटा सा था, पति पत्नी और इकलौता बेटा गौरव। महेंद्र की स्टेशन रोड पर दवाओं की दुकान थी, जिससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने गौरव को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर इस योग्य बनाया था कि आज वह दिल्ली में मुख्य इंजीनियर है। अशोक विहार में उसकी लाखों की कोठी है। वह देश का हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी तो था।
बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश की विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसके चर्चे होते रहते थे। गौरव ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक शीला से शादी कर ली थी। महेंद्र व प्रमिला ने सहर्ष खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। शीला न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि बहुत धनवान एवं कुलीन घराने से थी। बस यही वे चूक गए। चून की शादी गौरव एवं शीला की सहमति से हुई थी, इसलिए वे महेंद्र और प्रमिला को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहाँ तक कि शीला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी ससुराल नसीराबाद आई थी, फिर वह उन्हें गंवार और उनके घर को जानवरों के रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 15 वर्षों में उसने कभी पलटकर नहीं झांका था। महेंद्र और प्रमिला पहले तो खुद भी खचे खींचे रहे थे, लेकिन जब उनके पोता और पोती शिखा और सुदीप हो गए तो वे खुद को न रोक सके। किसी न किसी बहाने वे बहू बेटे के पास दिल्ली पहुंच जाते। गौरव और शीला उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते। लेकिन 2-4 दिन बाद वे अपने बड़प्पन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते, उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। वे उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छानुसार चलने पर विवश करते। यही बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ जाती कि महेंद्र और प्रमिला को वहां से भागना पड़ जाता। प्रमिला और महेंद्र आखिरी बार शीला के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब शिखा और सुदीप क्रमशः 10 और 8 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वे उन्हें अपने कस्बे ले जाएं ताकि वे वहां का जीवन व रहन सहन देख सकें। गौरव के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए शीला से छिपाकर माँ को 10,000 रुपये दे दिए ताकि शीला को बच्चों को लेकर वहां जाने में कोई आपत्ति न हो। परंतु प्रमिला की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल न देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु नसीराबाद पहुंचते ही प्रमिला का क्रोध शांत हो गया। वह पोतापोती और गौरव को नसीराबाद लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो प्रमिला को ऐसा दुख पहुंचा कि वह पक्षाघात का शिकार हो गई और अब प्रमिला को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। महेंद्र बिहारी के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। प्रमिला का कमरा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। प्रमिला अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियां उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना, न मुझे इनकी जरूरत है न उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर धकेल दिया था। कमरे से कई तरह की आवाजें आ रही थीं। जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं ये कितनी बीमार हैं। रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जल्दी निकालो इन्हें यहाँ से। और 2 लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी महेंद्र से टकराता कराता बचा था। महेंद्र ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं गौरव का निजी सहायक हूँ, जगदीश साहब ने ये 50,000 रुपये भेजे हैं और यह पत्र। महेंद्र ने नोटों को तो नहीं छुआ, लेकिन जगदीश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। महेंद्र ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकालकर खोला। पत्र गौरव ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। शीला और बच्चे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं एशियाड के कारण इतना व्यस्त हूं कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर ये चंद पंक्तियां लिख रहा हूं। मैं समय मिलते ही आऊंगा। फिलहाल अपने सहायक को 50,000 रुपये देकर भेज रहा हूं ताकि मां का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेटकर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है, जो बचा मां की बीमारी खा गई। यह आपने ठीक नहीं किया। बेकार मकान बनवाया, हम लोगों के लिए वो किसी काम का नहीं है। हम कभी नसीराबाद आकर नहीं बसेंगे। मां की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। पक्षाघात के रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा है, उन सब का यही कहना है मां को अधिकाधिक आराम दें, यही इलाज है इस रोग का। मां को दिल्ली लाने की भूल तो कभी न करें, यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा आक्रमण जानलेवा सिद्ध होगा। एक्यूपंक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता, सब धोखा है। महेंद्र से आगे न पढ़ सका। उसका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था।
उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाला और जगदीश को पत्र लौटाते हुए कहा, आप उसे जाकर वही कहिए जो उसे जन्म देने वाली ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोर दीजिए कि हम तो उसके लिए मरे हुए ही थे, आज से वह हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। जगदीश सिर झुकाकर चला गया। महेंद्र प्रमिला के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहां सब लोग मुस्कुरा रहे थे। प्रमिला की आंखें भीग रही थीं, लेकिन उसके होंठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। महेंद्र ने प्रमिला के पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया पम्मी। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। प्रमिला ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयां उसके समीप आती जा रही हैं। कोई चिल्लाया, अरे कोई मोमबत्ती जलाओ। नहीं, कमरे में अंधेरा रहने दो। प्रमिला तत्काल चीख उठी, यह अंधेरा मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर मेरे चारों तरफ फैले अंधेरे में तो साए ही साए हैं। मैं हाथ बढ़ाकर इन सायों का सहारा ले सकती हूँ। प्रमिला ने पास खड़े लोगों को छूना शुरू किया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे में भी कुछ साए हैं जो धोखा नहीं है। ये साए नहीं है बल्कि मेरे अपने हैं, मेरे असली संबंधी, मेरा सहारा। ये तुम हो न जी? हाँ पम्मी, यह मैं हूँ, महेंद्र ने भर्राए आवाज में कहा। तुम्हारे अंधेरों का भी साथी, तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना दा बिहारी की, रोगियों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज्यादा सुख मिलता है परोपकार में। मुझे संभालने वाले यहाँ मेरे अपने बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूंगी। मेरे कंगन और चूड़ियाँ बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। पम्मी, हाँ जी, मेरा एक हाथ तो चलता है। ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना। वह पैसा भी मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूँ। हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है, इन्हें ही तो मिलेगा। एकाएक बिजली आ गई। कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ महेंद्र ने देखा था कि प्रमिला अपने एक हाथ पर जोर लगाकर उठ बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। महेंद्र ने खुशी से छलकती आवाज में कहा, पम्पी, तुम तो बिना सहारे के उठ बैठी हो। हाँ, इंसान को झूठे सहारे ही बेसहारा करते हैं। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा ये झूठा सहारा खत्म हो चुका है। मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है, अपनी हिम्मत का सहारा। फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहाँ, जो जरा से पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। ये सुनकर महेंद्र की छलछलाए आंखें बरस पड़ीं। उसे रोता देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगीं। महेंद्र आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहा था, ये कैसे दुख हैं, जो बूंद बनकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं।